हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। तो आइए बात करते हैं आज की ताजा खबर में। पहले यूएस मार्केट्स के बारे में। कल यूएस मार्केट्स जो थे वो 1% टू 3.18% तक नीचे गए थे। डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड नैस्डैक इंडेक्स हो, वो सबसे ज्यादा गिरा था 3.18% से। इन्फ्लेशन के नंबर्स बाहर आ चुके हैं। दो नंबर्स जो थे बेटर देन एक्सपेक्टेशन थे, बट स्टिल द नंबर इज हाई। 8.2 8.3% का अगर रिटेल इन्फ्लेशन होता है तो डेफिनेटली इट इज अ कंसर्न। और मिस्टर जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है यूएस के, तो उन्होंने बोला है कि पहली उनकी जो प्रायोरिटी है अभी वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही है। सो उसी हिसाब से दे आर वर्किंग। सो इट मींस अगर प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना यही हमारी प्रायोरिटी है, सो यू कैन एक्सपेक्ट aggressive rate hikes from Federal Reserve in coming months and quarters। तो देखते हैं कहां तक जाता है वो, बट एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं ये तो 10 ईयर जिसे गिल्ड पहले ही हमें बता देता है। सो करंटली द 10 ईयर जिसे गिल्ड इज एट 2.89%। मतलब कल जो 2.99% था वहां से ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स ये 10 ईयर जिसे गिल्ड नीचे आ चुकी है। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए स्टडी मटेरियल रेडी कर रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2.93% थी वो। वहां से भी ये 4 बेसिस पॉइंट नीचे आ गई है। तो शायद जब वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने ट्विटर पे या फिर कम्युनिटी पेज पे शेयर होगी, शायद वहां पे 2.93% ही वो नंबर रहेगा। अब ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करते हैं, सो ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग एट $107 पर बैरल। सो रशिया के ऑयल बैन को बहुत ही एग्रेसिवली कंसिडर किया जा रहा है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। और वो अगर होता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सप्लाई जो ऑयल का है जहां से आता था, वो अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल हैव सम अपसाइड प्रेशर ऑन क्रूड ऑयल। सो दैट्स व्हाई $107 पर बैरल पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस करंटली ट्रेड कर रहे हैं। अब ये जो इंटरेस्टिंग चीजें है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनालिसिस कम और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऐसा ही मैंने बोलना चाहिए, बिकॉज ये सीसॉ बैटल बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के 10 ईयर जिसे गिल्ड की, जो कल भी नीचे आ चुकी है। 7.21% तक वो नीचे आ चुकी है। मतलब 0.09%, यानी कि 9 बेसिस पॉइंट से ये यील्ड नीचे आ चुकी है। क्यों? बिकॉज आरबीआई को जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि रेट हाइक्स जो होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन मार्केट के बिल्ड हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू कम्युनिकेट टू दी मार्केट, और वही कम्युनिकेशंस कहीं ना कहीं से मार्केट की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। सो प्री कोविड जो मतलब कोविड के बीच में जो रेट कट्स किए गए थे आरबीआई की तरफ से, यानी कि 115 बेसिस पॉइंट यानी 1.15%, तो उतने रेट हाइक शायद वापस हो सकते हैं, उससे ज्यादा ना हो ऐसी कोशिश आरबीआई की तरफ से हो सकती है। दो जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहे हैं, दैट एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग जो है वो 6.25 टू 6.4% तक रेपो रेट को लेके जाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। करंटली जो है वो बहुत मतलब कंपेयर टू दोज लेवल्स इट इज एट लोअर लेवल। तो उस हिसाब से मतलब रेट हाइक्स एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़े से ज्यादा है मार्केट के, बट आरबीआई शायद 115 टू 125 बेसिस पॉइंट्स तक रेट हाइक कर सकता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ऐसा माना जा रहा है। देखते हैं सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, बिकॉज आवर डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल इज सो हाई दैट कि वहीं से सारी चीजें मतलब एक्सपेक्टेशंस हमने यहाँ पे रखने चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ के बारे में, तो मॉर्गन स्टैनले ने कल अपने जो जीडीपी के प्रोजेक्शंस है वो कम कर दिए हैं बाय 0.30%। सो अर्लियर दे वर एक्सपेक्टिंग FY23 ग्रोथ एट 7.9%, बट नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग द ग्रोथ एट 7.6%। क्यों ये ग्रोथ कम की जा रही है? यहाँ से रीजंस ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स जो सामने आ रहे हैं वो सबसे बड़ा रीजन है। तो ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ कपल्ड वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, तो उसका
कैस्केडिंग इम्पैक्ट डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स पे भी होगा, जिसमें इंडिया भी आता है। अब यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं एंड आर डिपेंडेंसी ऑन कमोडिटी इंपोर्ट इज सो हाई, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल बट अदर कमोडिटीज ऑल्सो, एंड दैट्स वाई अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उसका भी कंसर्न ग्रोथ पे नजर आ सकता है, और वही उन्होंने यहाँ पे बोला है। आरबीआई ने तो इससे भी कम यानी कि 7.2 7.3% का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखा है फॉर FY23। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये जो प्रोजेक्शंस है ये मूवमेंट्स ऊपर नीचे होते ही रहेंगे इन कमिंग मंथ्स एंड क्वार्टर्स। तो देखते हैं फाइनली कितना अचीव कर पाता है इंडिया जीडीपी ग्रोथ। अब जो हमने रेट हाइक की बात की है या फिर राइज इन बॉन्ड यील्ड्स की बात की है या फिर रुपी फॉल की बात की है, सो यहां से इंडिया इंक यानी कि इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनीज है, उनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। अब रेट हाइक की जाएगी तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट क्या होगा, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने में होगा। अगर गवर्नमेंट यील्ड ही जिसे यील्ड ही ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली उसके लिंक्ड बहुत सारे कॉर्पोरेट्स पैसे उठाते हैं। सो अगर सॉवरेन रेटिंग वाले बॉन्ड्स अगर 7% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो AAA रेटेड कंपनीज है जो पैसा उठाती है मार्केट से, उनको भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे करने होंगे whatever they are going to raise. So definitely अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन्स इंपैक्ट होंगे होंगे। रुपी फॉल की वजह से भी जो कंपनी स्पेसिफिकली जो कमोडिटीज रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है बाहर से, उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गई, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गई, तो उसका इंपैक्ट सीधा सीधा मार्जिन्स पे होता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए राइजिंग यील्ड्स, rate hikes and rupee fall are going to impact the margins of India Inc. ये आने वाले क्वार्टर्स में हो ही सकता है। सो देखते हैं, मतलब जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे तो हम वो भी एनालाइज करते जाएंगे आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड एज एन एसेट क्लास के बारे में। तो गोल्ड ईटीएफ्स में फिर से एक बार जो फ्लोज है इन्वेस्टर्स के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 साल के हाई लेवल पे ये जा चुका है। मंथली बेसिस पे 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट्स हुई है गोल्ड ईटीएफ्स में इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, थैंक्स टू दी वोलेटाइल इक्विटी मार्केट्स, थैंक्स टू दी ओवरऑल जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्ड हुए। तो ऐसे समय पे सब बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लगता है कि भाई गोल्ड एज एन एसेट क्लास इज दी सेफेस्ट एसेट क्लास इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, एंड दैट्स व्हाई इसकी शायद डिमांड बढ़ रही है और आने वाले समय में भी वो बढ़ सकती है। नॉर्मली जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स हो या फिर रिसेशन हो, ऐसे समय पे गोल्ड को एक अल्टरनेट एसेट क्लास के तौर पे देखा जाता है। बहुत सारे लोग उसे हेज भी समझते हैं, and that's why they keep on accumulating. I'm not just talking about individual investors, but even big economies like Russia and China have also considered the same approach, क्योंकि उनको यूएस डॉलर ये जो रिजर्व्स माने जाते हैं उनको कहीं ना कहीं चैलेंज देना है। दे वर नॉट सक्सेसफुल। लेट्स सी कोई नया इकोसिस्टम वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है क्या। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग LIC। सो LIC के जो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम्स थे वो आईपीओ प्राइस से भी नीचे जा चुके हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। सूत्र कौन है? आई थिंक देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स डिक्लेयर करती है। इवन न्यूज़पेपर्स आर आल्सो कवरिंग द सेम थिंग। सो करंटली इन ग्रे मार्केट इट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। 4 से 9 रुपए का वो डिस्काउंट वहां पे नजर आ रहा है। 940 to 945 रुपीज की वो रेंज है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी होल्डर्स अभी भी मतलब प्रॉफिटेबल है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स को 45 रुपीज का डिस्काउंट मिला है एंड पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपीज का, एंड दैट्स व्हाई वहां पे उनको बेनिफिशियल ये चीजें हो सकती है। जल्द ही हमें आज पता चल जाएगा किसको किसको कितने अलॉटमेंट हुई है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो सारी चीजें कि कितना अलॉटमेंट। आई थिंक यू विल रिसीव द एसएमएस ऑल्सो। अब वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करते हैं। कल रिजल्ट्स आए, लॉसेस जो थे थोड़े से कम हो गए, और अभी जो गवर्नमेंट का के तरफ जो ड्यूज है उनके एजीआर के और इंटरेस्ट पेमेंट्स के एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वहां पे गवर्नमेंट का जो ड्यूज है वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, एंड आफ्टर कन्वर्जन अराउंड 33% स्टेक जो है वोडाफोन आइडिया में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करने वाला है। सो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वी आर गोइंग टू ओन वोडाफोन आइडिया। कैसे भाई? आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हो, आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो हम पैसे देते ही है ना, एंड गवर्नमेंट के अल्टीमेटली वो जो ड्यूज है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं,
and that's how we are going to hold Vodafone Idea indirectly in our portfolios. So डायरेक्ट लेने की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है. आई एटलीस्ट आई विल नॉट गो एंड डू दैट. बाकी आप समझदार लोग हैं, आप आपके डिसीजंस ले लीजिएगा. एफएमसीजी मेजर्स के बारे में बात करते हैं. जिस तरीके से रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये जो क्राइसिस था ये अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये एक बेस्ट एग्जांपल एफएमसीजी मेजर्स यहाँ पे हमें दिखाते हैं. फिर वो ब्रिटानिया हो या फिर एचयूएल हो या फिर डाबर हो या फिर मारिको हो, तो इन कंपनीज ने ऐसे ये जो क्राइसिस था रॉ मटेरियल का, इन्फ्लेशन का, इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है. बिकॉज छोटी कंपनी जो है वो जो प्राइसिंग पे इनके साथ compete करती थी, अब बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू compete with these FMCG मेजर्स. एंड दैट्स व्हाई ये कंपनीज ने हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं अपना और ज्यादा मार्केट शेयर गेन किया है. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ बीइंग बिग प्लेयर. तो यहाँ पे जो प्राइस हाइक्स है वो पास ऑन ना करने की जो कैपेसिटी बड़े कंपनीज के पास होती है, वो छोटे कंपनीज के पास नहीं होती. दे स्ट्रगल टू सर्वाइव, एंड दैट्स व्हेन the market share gains happen in these FMCG majors. और धीरे धीरे they will pass on the pricing also to the customers, and that's how वो मार्केट शेयर भी गेन करेंगे और बाद में जाके उनके मार्जिन्स भी इंटैक्ट रखेंगे. दैट्स दी प्ले लॉन्ग टर्म एफएमसीजी खेलता है. और इसीलिए मैं, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस और समथिंग लाइक दैट, बट जो कंपनीज पिछले 30 40 50 साल से चल रही है और जो कंपनीज आने वाले 30 40 50 साल तक चलती रहेंगी, ऐसी कंपनीज को हमेशा अपनी रडार पे रखना चाहिए दोस्तों. अर्निंग विजिबिलिटी इज सच अ गुड थिंग फॉर दीज कंपनीज. हो सकता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन बिटवीन आए जाए, उनको वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा मिले, फिर उनके फॉल भी ज्यादा हो, बट ये कंपनी है जो कंसिस्टेंसी ये जो पैरामीटर है उस पे हमेशा खरी उतरती है. और इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज के साथ ही नॉर्मली अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो इनके प्रोडक्ट समझना बहुत आसान होता है. बिकॉज दीज आर नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड. हमारा कोई डिस्क्रिशन चलता नहीं है, हमें वो प्रोडक्ट अगर यूज करना है तो करना ही है. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो डिस्क्रिशन नहीं चलता हमारा. एंड इसीलिए ये जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली एफएमसीजी कंपनीज होती है, ये हमेशा अपनी रडार पे होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्कशंस, डिबेट्स कि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं है, क्या करना है क्या नहीं है. बट स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ कंपनीज, बीइंग अ कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर, नॉर्मली कंसिडर करना चाहिए. दो इट्स नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस. तो आप आपके एडवाइजर को पूछ के ये इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. हाउसिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. तो हाउसिंग, स्मॉल टिकट हाउसिंग लोन्स की डिमांड फिर से एक बार बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्पेसिफिकली इन टीयर 2 एंड टीयर 1 सिटीज. अब क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सब्सिडी दी जाती है, 3 से 6% की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल करवा के दी है. एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर ऑफ स्मॉल टिकट हाउसिंग इज ग्रोइंग रियली वेल. इट्स अ गुड साइन. अल्टीमेटली हाउसिंग फॉर ऑल ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट का है, तो उस दिशा में काफी अच्छी चीजें हो रही है. इस पे कुछ नोटिफिकेशंस या नोट्स भी आप लोगों के साथ मैं आज दिन में शेयर करूंगा ट्विटर पे एंड कम्युनिटी पेजेस पे, तो डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा दोस्तों उसको. अब टाटा ग्रुप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज लास्ट 3 न्यूज बिलोंग टू टाटा ग्रुप. तो पहली न्यूज है टाटा मोटर्स की. टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी मैक्स ये वेरिएंट लॉन्च किया है, और इसकी जो रेंज रहेगी वो काफी अच्छी है. 437 किलोमीटर की ये रेंज रहेगी. बिगर बैटरी यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की है. सो 437 इज अ गुड रेंज किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी एक अर्ली मूवर एडवांटेज, मार्केट शेयर ईवी में स्ट्रांग है कंपनी का. ऊपर से आई थिंक जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एड्रेस करती हुई टाटा मोटर्स ये कंपनी हमें नजर यहाँ पे आ रही है. इवन टाटा ग्रुप, मिस्टर एन चंद्रा ने बोला है कि टाटा ग्रुप इज रेडिंग अ बैटरी कंपनी ऑल्सो. सो मतलब टाटा ग्रुप की खुद की एक बैटरी कंपनी होगी, और उसका फोकस सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट्स भी रहेगा फ्रॉम द ईवी प्ले, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो प्ले है. एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू, दे आर हैविंग अ प्लान फॉर बैटरी कंपनी ऑल्सो. सो इंटरेस्टिंग थिंग्स आर. फिर उन्होंने बोला है कि फ्यूचर के लिए
कौन से वो 5 एरियाज है जिसपे वो फोकस करने वाले हैं, जिसमें पहला एरिया है डिजिटल सेगमेंट, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस है। देन सेकंड इज ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसमें डोमिनेंट प्लेयर बनने की कोशिश टाटा ग्रुप की तरफ से होने वाली है। एंड तीसरा जो है वो सस्टेनेबिलिटी, यानी कि मेजरली ESG पैरामीटर्स जो एनवायरमेंट वाला जो पैरामीटर है उस पे उनका वो फोकस वहां पे ज्यादा है, कि मतलब टिपिकली कार्बन न्यूट्रल कब बनना है उसकी वो स्ट्रेटेजी भी डिक्लेयर करने वाले हैं जल्द। और लास्ट 2 फोकस उनके हैं हेल्थ एंड वेलनेस, इस पे भी उन्होंने उतना ही फोकस यहाँ पे रखा है। सो सबसे ज्यादा डिजिटल, देन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 3 मुद्दों पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है टाटा ग्रुप का। सो दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।